वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज का आपका न्यू टॉपिक बीए भूगोल थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि भूगोल जो थर्ड ईयर में जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर है उसमें आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा ये पेपर में आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में अच्छे से आपको काम कारगर रहेगा, क्योंकि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके कितने क्वेश्चन कैसे हमें करना होता है। तो ऐसे में आप लोग को थोड़ा अपने आप को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ से आपको गाइडलाइन हो जाता है, गाइड हो जाता है कि हमें पेपर कैसे करने हैं, कॉपी कैसे कर लिखना है। तो ये सारी चीज़ यहीं से आपको पता होता है। तो मेन आपका जो पढ़ने का जरिया होता है, सबसे बड़ा पॉइंट यहीं से होता है कि मॉडल पेपर सॉल्व करना। तो कुछ छात्र छात्राएँ हमारे बोल रहे थे कि सर बीए थर्ड ईयर का भूगोल का जो सेकंड पेपर है उसका मॉडल पेपर सॉल्व कराओ। तुमने कहा ठीक है सर, मैं ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। और आपको मैं इसमें बताऊंगा कि कितने बढ़िया क्वेश्चन आपको कब कहाँ और कैसे पूछे जाएंगे, कि और कौन से ईयर में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ये आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरीके से चांसेस बार बार नहीं मिलते हैं और पढ़ने लिखने का चांस एक ही बार मिलता है, ना कि बार बार मिलता है। और सबसे अहम बात ये होगी दोस्तों कि इसमें आपका जो पेपर का क्वेश्चन बनाया जाता है बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा ही मॉडल पेपर बनाया गया है। तो आइए लेके चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आया है, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर दोस्तों। इसमें है कि बीए तृतीय वर्ष भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र आपका है पर्यावरण अध्ययन, यानी इसको बोले तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्या बोलते हैं इसको? इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये आपका समय 3 घंटे का है। सेक्शन ए, सभी प्रश्न अनिवार्य है, 50 शब्दों में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा है, पहले का फर्स्ट आपका दे रखा है भूस्खलन, यानी कि भूस्खलन क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? आपको इसमें लिखना होगा दोस्तों कि भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। क्या है दोस्तों? भूस्खलन जो है हमारा वो एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी के बहाव शामिल हो जाते हैं तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ के हटने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव या पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण तथा भारी बारिश से भूस्खलन हो जाता है। यही होता है हमारा भूस्खलन। क्या होता है? भूस्खलन। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले का सेकंड, इसमें आपका ये अगर बात करें तो ये आपका पूछा गया था, ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं। और ये अब आपका आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है दोस्तों? आपका जल प्रदूषण में आपको लिखना है कि जल में प्रदूषकों की इतनी अधिक मात्रा में समावेश कि वह जल को सहन क्षमता से अधिक हो और प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जाए, तो इसे हम जल कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व में स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी कि WTO के अनुसार, जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जल में यानी कि विषाक्तता आ जाती है, यानी बात करें तो उसमें से विष के रूप में थोड़ा पैदा हो जाता है। तो जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर पर गिरावट आते हैं, कि जो जल का जो सामान्य ऑक्सीजन होता है वो उसमें गिरावट भी आती है, तो जल जनित महामारियाँ फैलती हैं तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं।
फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि कार्बन चक्र। कार्बन चक्र होता क्या है आपका, यानी कि पहले का तीसरे, यानी कि आपका खंड आ से जो ये क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है जो बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। इसमें आपका आता है कि कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है। क्या होता है, जो कार्बन चक्र वो जैव भू रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, स्थलमंडल, मृदामंडल, जलमंडल और पृथ्वी की वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। यानी कि उसी के साथ क्या होता है, फ्रेंडशिप होता है, यानी कि दोस्ती होती है। तो यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है, यानी कि और जीवमंडल और उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन चक्र में पुनर्नवीकरण और पुनर्उपयोग का अनुमति करता है। तो यही हमारा क्या होता है दोस्तों, कार्बन चक्र होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा इसमें कि यानी कि चौथा, यानी कि पहले के चौथे में आपका क्या प्रश्न दिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका बार बार पेपरों में पूछा भी जाता है। आप लोग को थोड़ा टाइम नहीं मिलता है पढ़ने को, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सर आप ऐसे क्वेश्चन बता रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये चीज़ें नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर आपका आता है चौथा, यानी नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना का आरंभ किस तरीके से हुआ, आइए आपको बताएं कि सरकार द्वारा, यानी क्या हुआ इसमें आपका, सरकार द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019 से 20 तक नदी की सफाई में 20,000 करोड़ रुपए, कितने दिए दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपए दिए और केंद्रीय को प्रस्तावित कार्य की मंजूरी ने इसको दिया और इस 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया। शुरुआती स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले पदार्थ और शौचालयों के निर्माण, सौदागृह का नवीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण तथा जले एवं आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके। लोगों को नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों का निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इस तरीके से आपका यानी कि नमामि गंगे परियोजना जो बनाई गई उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया। फिर आपका 5वां क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपका है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपका खाद्य हो गया है, खाद्य होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हुआ। अब खाद्य श्रृंखला होता क्या है आपका, ये आपको बताएंगे। खाद्य श्रृंखला में लिखेंगे दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार जो है वो लिंडमन ने सन 1942 ईस्वी में प्रस्तुत किया। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं का द्वितीय उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी एवं द्वितीय उपभोक्ताओं का तृतीय उपभोक्ता भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यही हमारी खाद्य की जो श्रृंखला है यानी कि सीढ़ी है, जो श्रृंखला बोलते हैं उसको हम सीढ़ी बोलते हैं कि खाद्य की जो श्रृंखला है यानी कि चेन, यही हमारी है। तो खाद्य श्रृंखला के बारे में मैंने यहाँ पे आपको कि खाद्य श्रृंखला किस प्रकार अपना चेन बनाती है, तो ये चीज़ें आपको यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता का द्वितीय उपभोक्ता में किस तरीके से, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता में किस प्रकार का होता है, तो ये तीनों उपभोक्ताओं मिलकर अपना खाद्य श्रृंखला निर्धारण करती हैं। फिर आपका छठा क्वेश्चन आता है ओजोन क्षरण।
ओजोन क्षरण क्या होता है दोस्तों, यानी कि ओजोन क्षरण अवक्षय का वर्णन जो है वो 1970 के दशक में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों? तो ये आपका ओजोन क्षरण के बारे में कि 1970 के दशक में आया। पृथ्वी के यानी कि समताप मंडल में ओजोन का कुल मात्रा में, यानी कि जो हमारा ओजोन मंडल पर जो ओजोन है हमारा, यानी ओजोन मंडल जिसे कहते हैं उसे हम समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं समताप मंडल। यानी कि जो हमारे समताप मंडल में ओजोन की जो कुल मात्रा में प्रतिशत लगभग 4% की कमी आ रही है, जिस कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर यानी कि समताप मंडल में ओजोन छिद्र की घटना सामने आ रही है। इसका मूल कारण है वो है हमारा ब्रोमीन। क्या है दोस्तों? ब्रोमीन हो गया। उसके बाद में आपका परमाणु क्लोरीन हो गया, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वह फ्रेयान है। ओजोन क्षरण से सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, जीवों व वनस्पतियों को हानि पहुंचाती हैं। ओजोन लेयर ही इस हानिकारक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इस कारण ओजोन परत का जो संरक्षण है वो आवश्यक है। अब आपका नेक्स्ट जो है दोस्तों, यानी कि ठोस अपशिष्ट क्या है आपका आता है नेक्स्ट ठोस अपशिष्ट, यानी कि आपका 7वां क्वेश्चन आपका है दोस्तों ठोस अपशिष्ट पदार्थ। अब ये ठोस अपशिष्ट क्या है इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। फिर आपका आता है ठोस, 7वां है मरुस्थलीकरण। सॉरी दोस्तों, मरुस्थलीकरण के बारे में आपको हम बताएंगे। मरुस्थलीकरण में आपका क्या आता है? मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है, यानी कि मरुस्थलीकरण का जो हमारा अर्थ है वो आपका होगा कि मरुस्थलीकरण उपजाऊ भूमि का मरुस्थलीकरण, यानी कि भूमि में परिवर्तित हो जाना। पारिस्थितिकीविद एवं पर्यावरणवेत्ता इस एक कर्मिक, यानी कि क्या कहते हैं इसको, इस एक कर्मिक में परिवर्तित हो जाना। पारिस्थितिकीविद एवं पर्यावरणवेत्ता इसे एक कर्मिक प्रक्रिया मानते हैं जो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति जैसे मृदा यानी कि मिट्टी, जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। इस तथा इसे मानव यानी कि मानव द्वारा जो पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जा सकता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र यानी कि शोध संस्थान के पूर्व निर्देशक यानी कि मान के अनुसार मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रभाव से हैं जिसके अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आता है, जिससे अमरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है। यह जलवायु एवं जैविक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। यह प्रक्रिया मरुस्थलीय दशाओं को सघन एवं जटिल बनाती है। फलस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। यही हमारा होता है मरुस्थलीकरण। फिर आपका आता है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट क्या होता है कि मानव द्वारा उपयोग के उपरांत परित्यक्त ठोस पदार्थ को ठोस अपशिष्ट कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे, बोतल, कांच का सामान, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के सामान, निर्माण सामग्री आदि सम्मिलित हैं। दैनिक जीवन में उपयोग के बाद फेंके जाने वाले ठोस पदार्थों को कूड़ा करकट, कचरा, उच्छिष्ट व ठोस अपशिष्ट के नाम से पुकारते हैं। यानी कि हमारे जो फेफलिन तथा जिगल्स के महोदय के अनुसार कहा गया है कि दैनिक जीवन में उपयोग के बाद फेंके जाने वाले ठोस पदार्थ को जो कूड़ा करकट होता है उसके अपशिष्ट की जो ठोस अपशिष्ट है उसके नाम से पुकारते हैं। किसी भी तरह का ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक उपयोगी नहीं होने के कारण छोड़ दिया गया हो, साथ ही जैविक या अजैविक स्वरूपों में यानी कि स्वरूप में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। फिर उसके बाद में आपका था सांस्कृतिक पर्यावरण। क्या कहते हैं दोस्तों? सांस्कृतिक पर्यावरण आपका 9वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें आपको लिखना होगा आपका कि भौतिक कारकों में परिवर्तन, संशोधन व परिष्करण करके
मानव संस्कृति यानी कि पर्यावरण को निर्माण करता है। आज भूमंडल का जो अधिकांश भाग है वो सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि मानव अपनी जो है वो प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगभग सब जगह पहुंच चुका है अथवा अपनी उपस्थिति का छाप छोड़ दी। जैसे अब मंगल ग्रह पे अपना देख लो, उसके बाद में फिर आपका मंगलयान परियोजना, उसके बाद में फिर आप देख रहे हो सारी चीज़ जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अपना जो ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं, यही सारी चीज़ें होती है सांस्कृतिक पर्यावरण। उसके अंदर भी भौतिक वातावरण की जो भांति सांस्कृतिक पर्यावरण के भी 3 अंग सांस्कृतिक वातावरण में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहले तो आपके शक्तियाँ होती हैं, दूसरी प्रक्रियाएं तथा तीसरी है सांस्कृतिक वातावरण है। तो यही इसके मूल तत्व हैं। तो इस तरीके से आपका जो सांस्कृतिक पर्यावरण था उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत जो जानकारी मिलती है वो आपको मैंने बताया। 10वां आपका आता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इसमें आपको लिखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में, इसे हम बोलते हैं ENP, यानी कि ENP एक व्यापक नीति दस्तावेज है जिस देश के सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। यह नीति पिछली नीतियों में से प्रतिस्थापित नहीं रखती बल्कि उन्हें जोड़ती है। यह नीति विशेषज्ञों, सरकारों और औद्योगिक एसोसिएशनों की शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों जैसे सिविल सोसाइटी हो गया, गैर सरकारी संगठनों तथा लोगों के साथ हुए व्यापक विचार विमर्श का परिणाम है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में पर्यावरण संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए, जिसके संबंध में सभी स्थलों पर हितधारकों और विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, अनेक नए पहले से जारी प्रयासों का महत्वपूर्ण प्रकाश डालती। तो यही हमारी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में जो अपनाई गई थी यही होती है। अब आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसमें आपको जो भी हो सकता था पूर्ण रूप से आपको बताया गया। उसके बाद में आपको यानी कि खंड आ में से यानी कि सेक्शन ए से जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ये सारे पेपर में पूछे गए, तो इसको ज़रूर आप तैयार करें, क्योंकि ये पेपर जो है आप ज़रूर देखिएगा कि ये पेपर के जो ये क्वेश्चन में आपके जो पेपर मिलेंगे वो सारे आपको इसी से अकॉर्डिंग आपको मिलते जुलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं और मज़ा आ रहा हो वीडियो में ज़रूर लाइक करें दोस्तों। अब इसमें हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट यानी कि खंड बा वाले में कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जिसमें आपको 200 शब्दों में लिखना है। खंड बा यानी सेक्शन बी से कितने क्वेश्चन हैं आपको लिखने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको खुद पता हो जाएगा, और कॉपी कैसे लिखने हैं ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि टिहरी बांध परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे लिखना होगा आपका कि टिहरी बांध परियोजना विश्व की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना में से एक है। इन परियोजनाओं से निश्चित रूप से बहुउद्देश्यों की पूर्ति होती है, किंतु साथ ही इनके द्वारा अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। टिहरी बांध परियोजना का भौगोलिक विवरण निम्न प्रकार है। इसकी स्थिति के बारे में कि टिहरी बांध परियोजना उत्तरांचल के टिहरी जनपद जो गढ़वाल हिमालय में बन रही है। भौगोलिक दृष्टि से टिहरी बांध स्थल जो है वो 32:22 का होता है। उत्तरी अक्षांश में 78 डिग्री 31 अंश 3 देशांतर पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। टिहरी बांध का जो मुख्य स्थल है वो भागीरथी तथा भिलंगना 2 नदियों के संगम यानी कि गणेश प्रयाग के बिल्कुल समीप स्थित है। इस स्थल पर नदी तल की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? 603 मीटर है। क्या है? 603 मीटर है। बांध जलाशय का क्षेत्र डूब क्षेत्र यानी कि 3 ओर से, एक तो आपका 1000 मीटर हो गया, दूसरा 2000 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा घिरा हुआ है। टिहरी बांध जो स्थल है जो उत्तर काशी से है वो 70 किलोमीटर, देहरादून से 26 किलोमीटर, 126 किलोमीटर देहरादून, उत्तर काशी में 70 किलोमीटर आपका हो गया और देहरादून का 126 किलोमीटर, और मसूरी से 100 यानी कि 76 किलोमीटर तथा ऋषिकेश से 81 किलोमीटर दूर स्थित है। अब टिहरी बांध परियोजना का जो महत्व है
इसमें आप लिखेंगे कि टिहरी बांध परियोजना की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन करना एवं अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विकास, मछली पालन, बाढ़ नियंत्रण आदि इस परियोजना के गौण उद्देश्य हैं, जिससे कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके। इसके प्रमुख विशेषताएं हैं कि टिहरी बांध परियोजना की जो प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। पहला तो आप इसमें लिखेंगे कि नींव की अधिकतम निचाई से बांध का शिखर की जो ऊंचाई हो 260.5 मीटर है। बांध का प्रकार है जो क्ले कोर रॉक फिल होता है। दूसरा आपका क्या है, इसमें लिखेंगे कि जो बांध का प्रकार है वो क्ले कोर रॉक फिल है। फिर तीसरा आपका जलाशय का क्षेत्रफल जो है, यानी कि तीसरा आप लिखेंगे जो जलाशय का क्षेत्रफल है वो आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 42 वर्ग किलोमीटर है ना, कि यह जलाशय भागीरथी नदी में 44 किलोमीटर लंबा तथा भिलंगना नदी में 25 किलोमीटर लंबा होगा। चौथा आपका आता है सामान्य स्तर समुद्र तल से जो है वो 830 मीटर है। अधिकतम जलाशय स्तर है जो समुद्र तल से वो 835 मीटर है आपका। और उसके बाद फिर छठा आपका आएगा कि भूतल विद्युत ग्रह, यानी कि भूतल से जो विद्युत ग्रह वो 4 टरबाइन जिनमें प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट। प्रथम और द्वितीय चरणों में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2000 मेगावाट। टिहरी बांध की जो परियोजना में 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन अर्थात कुल 2400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करता है आपका। उसके बाद फिर आपका आता है सातवां सिंचाई में। सिंचाई अतिरिक्त सिंचाई जो है वो 2 आपका क्या होता है 2.7 लाख हेक्टेयर है। विद्युत उत्पादन जो वार्षिक होती है, वार्षिक उत्पादन में वो आपका 34.53 मिलियन यूनिट होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा दोस्तों कि भारत में निर्वनीकरण के कारणों की विवेचना कीजिए। अब निर्वनीकरण होता क्या है आइए आपको बताते हैं। इसमें आपका होगा कि वन विनाश मानव की विकास यानी यात्रा का परिणाम है। जैसे यदा कदा प्राकृतिक कारण एवं वनाग्रण में भी इन्हें नष्ट करती हैं, किंतु यह इतनी हानिकारक नहीं है जितना कि मानव द्वारा विनाश। वन विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है कि वन भूमि की कृषि भूमि में परिवर्तन। विश्व में जो परिवर्तन में कृषि क्षेत्र में नज़र आता है उसे अधिकतम वनों को साफ करके प्राप्त किया जा सकता है। यह आवश्यक भी था कि घास के क्षेत्रों की घासों एवं वृक्षों को साफ करके उन्हें बेहद कृषि प्रदेशों में बदलने का कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। अब रूम सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों के वनों को बड़े पैमाने पर साफ करके उन्हें उद्यान कृषि भूमि में बदला गया। इसी तरह दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या की भूख मिटाने के लिए वनों का विनाश व कृषि भूमि का विस्तार किया जा रहा है। फिर आपका आता है नेक्स्ट कि स्थानांतरी व झूमिंग कृषि। क्या होता है स्थानांतरी व झूमिंग कृषि। इसमें आपका आएगा झूमिंग कृषि दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है। कृषि की इस प्रथा का पहाड़ी ढालों में वनों को जलाकर भूमि को साफ किया जाता है तथा उस भूमि को कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। जब उस भूमि की उत्पादकता घट जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है तथा अन्यत्र नए भाग के वनों को साफ किया जाता है। फिर तीसरा आपका से वनों का चरागाहों में परिवर्तन किया गया। विश्व में रूप में सागरीय जलवायु क्षेत्रों एवं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों विशेष कर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में डेयरी फार्मिंग में विस्तार एवं विकास के लिए वनों को व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चरागाहों में बदल दिया गया है। फिर चौथा अतिचारण। अतिचारण क्या होता है? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों के सामान्य घनत्व वाले वनों में पशुओं को चराने से वनों का क्षय हुआ तथा हो भी रहा है। ज्ञात है इन क्षेत्रों के विकासशील एवं अविकसित देशों में दुधारू पशुओं की संख्या तो बहुत अधिक है परंतु उनकी जो उत्पादकता बहुत कम है। ये अनार्थिक पशु जैसे विरल तथा खुले वनों में भूमि पर उगने वाले झाड़ियों घासों तथा शाकीय पौधों को चढ़कर जाते हैं। साथ में ये अपने खुरों से भूमि को इतना रौंद देते हैं कि उगते पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा नए बीजों एवं छोटे पौधों का अंकुरण नहीं हो पाता।
अधिकतर देशों में भेड़ों के बड़े बड़े झुंडों ने तो घासों का पूर्णतः सफाया कर डाला है। पाँचवा आपका आता है कि निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश हो गया है। छठा आपका आता है कि वनों में लगने वाली आग। सातवां आपका आता है कि लकड़ी ईंधन एवं अन्य उपयोग के लिए। आठवां आपका आता है दोस्तों कि खनिज के खनन हेतु वनों का विनाश। नौवां आपका आता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय विस्तृत वन क्षेत्र का क्षय होता है। फिर 10वां आपका आता है कि जीवीय कारकों द्वारा वनों का क्षय होता है। तो इस तरीके से आपका इसके बारे में मैंने आपको बताया कि भारत में जो निर्वनीकरण होने की जो वन का जो कटाई हो रही है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नर्मदा नदी के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। नर्मदा भारत की जो है वो 5वीं सबसे बड़ी तथा पश्चिम में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे पश्चिम में प्रवाहित होने वाली ये सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी में अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र व गुजरात की 1312 यानी कि कितने में दोस्तों, यानी कि आपका आ जाएगा 1312 में, यानी 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गुजरात में भरूच के निकट एस्चुरी बनाती हुई कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और तापी ऐसी दो नदियां हैं दोस्तों जो आपकी एस्चुरी बनाती हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा की बजाय क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं, समझ रहे हैं। और ये कैम्बे की खाड़ी में जाके गिरती हैं। उत्तरी में जो विंध्य श्रेणियाँ हैं, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियाँ, पूर्व में मैकाल श्रेणी तथा पश्चिम में अरब सागर में नर्मदा घाटी व बेसिन की सीमा बनाते हैं। और पूर्व से पश्चिम में बेसिन की जो अधिकतम लंबाई है वो आपकी क्या है दोस्तों, 953 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जो अधिकतम चौड़ाई है वो क्या है, 234 किलोमीटर। यह उद्गम के बाद 1077 यानी कि 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, आगे के 35 किलोमीटर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर तथा और आगे के 39 किलोमीटर महाराष्ट्र व गुजरात सीमा में प्रवाहित होती है। अंतिम 161 किलोमीटर यानी कि गुजरात में प्रवाहित होती हैं। इसका अपवाद क्षेत्र जो है वो 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% यानी कि जिसका 87% जो मध्य प्रदेश में और 2% महाराष्ट्र प्रदेश में तथा 11% जो है वो गुजरात में है। इसका औसतन है जो 54,600 मिलियन घन मीटर वार्षिक जलराशि प्रवाहित होती है। इसमें उत्तर से हीरा, ओरिसन यानी कि बरना और कोलान तथा दक्षिण में बाढ़ यानी कि बरनेर, बंजर, शक्कर, दूधी तथा तवा आकर मिलती हैं। नर्मदा जल सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही प्रयास प्रारंभ हो गए थे। प्राथमिक सर्वेक्षण के बाद गुजरात व महाराष्ट्र में 7 परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय हुआ। नर्मदा जल के उपयोग को लेकर गुजरात व मध्य प्रदेश में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके निपटारे के लिए बनाए गए नर्मदा जल विवाद यानी कि ट्रिब्यूनल यानी कि NWDT ने 1979 में अवार्ड पारित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को आवंटित जल का उपयोग जो है वो 2025 तक कर लेना है। NWDT के अनुसार नर्मदा जल में जो बंटवारा हुआ है वो मध्य प्रदेश में आपका होता है 18.25 यानी कि 18.25 ये आवंटित जलराशि आपको निर्धारित किया है। गुजरात में आपका 9 हो गया है, राजस्थान में 0.50 और महाराष्ट्र में 0.25। टोटल मिला के 28% जो आपकी जलराशि है वो आवंटित किया यानी कि बंटवारा किया गया है आपका। उसके बाद में फिर आपका आता है कि नर्मदा जो जल विवाद है वो न्यायाधिकरण द्वारा प्रेरित अवार्ड में मध्य प्रदेश को लगभग 2/3 जलराशि उपयोग का अधिकार मिला है। नर्मदा का लगभग 87% अपवाद क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश सरकार ने 29 बृहद और 135 मध्यम स्तरीय तथा लगभग 3000 छोटी परियोजनाएं बनाई हैं जो 2025 तक पूर्ण होनी है। फिर आपका नर्मदा सागर परियोजना, यह मध्य प्रदेश यानी कि नर्मदा नदी पर पुनासा
के पास नर्मदा सागर परियोजना प्रगति पर है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित इस परियोजना में एक बड़ा बांध बनाकर जो 1550 मेगावाट बिजली पैदा करने के साथ ही 1.40 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। इससे होने वाली पर्यावरण हानि के कारण इसका प्रारंभ से ही विरोध हो गया है। इस हरसूद कस्बा में वह 80 गांव पूरी तरह तथा 105 गांव आंशिक रूप से डूब जाएंगे। इससे 40,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी जलमग्न हो जाएगा। लगभग 1.5 लाख व्यक्ति विस्थापित होंगे। सरदार सरोवर परियोजना, अब आपका जो है वो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ही गुजरात में 9 गांव के पास नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। यह क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या होता है, ये आपका जो सरदार सरोवर बांध है ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। अब इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला तो आपका आता है इसमें कि गुजरात के जल की कमी वाले 3244 गाँवों के कुल यानी कि 18 लाख हेक्टेयर भूभाग राजस्थान को जलाभाव वाला यानी कि 75,000 हेक्टेयर भूभाग तथा महाराष्ट्र का 37.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो सिंचाई की सुविधा प्राप्त करेगा। दूसरा आपका आता है कि 1450 यानी कि मेगावाट जल विद्युत का वार्षिक उत्पादन होगा। 131 नगरों व कस्बों यानी कि 4700 गाँवों में निवास करने वाली जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करेगा। उसके बाद फिर चौथा आपका था उद्योगों को जलपूर्ति होने से औद्योगिकरण बढ़ेगा। खाद्य उत्पन्न में वृद्धि के साथ ही डेयरी उद्योग का विकास होगा और कृषि पशुपालन व उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बांध के कारण बाढ़ नियंत्रण होगा और प्रतिवर्ष भरूच तथा 210 जो गांव में बाढ़ की समस्या रहती है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन के कारणों को बताइए, यानी कि जो मृदा अपरदन के रोकने के कारणों है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका दोस्तों। इसमें आपको लिखना है कि मृदा अपरदन को प्रमुखता प्रभावी वनस्पति आवरण को बनाए रखकर समोच्च रेखीय जुताई, शस्य आवर्तन या फसलों के हेरफेर, खेतों के जो वेदिकाकरण, कंपोस्टिंग, आवरण फसलों को उगाकर वृक्षों एवं बाढ़ से वायु अवरोध उत्पन्न करके अवनलिका अपरदन के निवारण के लिए पाइप अफवाह का प्रयोग में लाकर अवनलिकाओं पर बांध बनाकर या उनमें झाड़ जंगलों को उगाकर रक्षार्थ यानी कि कृषि नदी पर बंध लगाकर पशुचारण को नियंत्रित करके तथा अस्थायी कृषि का नियंत्रण द्वारा रोका जा सकता है। फिर आपका तो उपर्युक्त तत्व में मृदा का जो उर्वरा शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में जैव तत्वों एवं जल के अनुकूलतम संबंध को बनाए रखना भी मृदा संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रमुख महत्वपूर्ण है। पहला तो आपका आता है इसमें दोस्तों आपका कि वनस्पति का आवरण एवं संरक्षणी वनावरोपण। इसमें आपका आएगा धरातल पर वनस्पति का आवरण मृदा अपरदन को नियंत्रित करता है। जल को नियंत्रित करने के लिए तथा वायु को अवरोधित करने के लिए संरक्षी वनावरोपण आवश्यक है। दूसरा आपका समोच्च रेखीय जुताई। इसके अंदर ढालदार भूमि का समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई की जाती है, जिससे ढाल की प्रवणता विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध हो जाती है और फलस्वरूप जल के तीव्र बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे उसकी जो अपरदनात्मक शक्ति कम हो जाती है। फिर तीसरा का वेदिकाकरण। अब वेदिकाकरण होता क्या है, इसमें आपका इस संरक्षण की जो विधि के अंतर्गत जो पहाड़ी ढाल होते हैं पर कृषि हमारे सीढ़ीदार खेतों पर बांट जाता है। इसमें वर्षा का जल रुक रुक कर मंद गति से नीचे पहुँचता है और अपरदन कम होता है। यही हमारा वेदिकाकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा क्या होता है, वेदिकाकरण होता है। फिर चौथा आपका आता है आवरण फसलें। प्रति भूमि में ऐसी आवरण फसलें भी बो देनी चाहिए जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो, तब मृदा को जैव खाद और हरी खाद प्रदान करे। गुच्छेदार जड़ों वाली फसलें खेती में बोई जाती रहनी चाहिए। फिर पांचवा आपका आता है इसमें, पांचवा क्या आता है कि स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, यानी कि आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें वनों को साफ कर दिया जाता है और जिसमें
मृदा अपरदन को बढ़ाया जाता है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय के निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं। छठवां आपका आता है कि पशुचारण का नियंत्रण। सातवां आपका आता है अवनालिकाओं पर बांध बनाना। आठवां आता है अवनालिकाओं में वनस्पति रोपण। और नौवां आपका आता है इसमें कि बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण। फिर 10वां आपका आता है कि पंख एवं परस्पर प्रवाह रोकने के विभिन्न उपाय। फिर 11वां आपका आता है इसमें कि सस्यावर्तन या फसलों का हेरफेर। फिर 12वां आपका आता है इसमें कि उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग। फिर 13वां जैसे जैव पदार्थों एवं जल का अनुकूलतम सहचर। 14वां फिर आपका आता है कि मृदा की प्रदूषण से रक्षा, यानी कि मृदा अपरदन से बचाने के लिए भूमि की जो विवेकपूर्ण उपयोग भी आवश्यक है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी कृषि यानी कि कृषि भूमि की सिविल एवं औद्योगिक निर्माण तथा ग्राम नगरीय जमघटों के लिए किए जा रहे अदक्ष नियंत्रण से रक्षा की जाए। उसके बाद फिर आपका आता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां आपका आता है कि ओजोन परत हमारा, ओजोन परत के जो क्षय के क्या कारण हैं, यानी कि क्या होता है ओजोन परत जो हमारे वो क्षय के कारण क्या है, और संरक्षण के उपाय भी बताइए। यानी कि इसके जो संरक्षण है इसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। इसमें लिखना है आपको कि समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो ओजोन गैस की प्रधानता होती है वो 35 किलोमीटर के पास ओजोन का मिश्रण अनुपात सर्वाधिक होता है तथा ओजोन का जो सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य रहता है। वायुमंडल में ओजोन का सर्वाधिक महत्व है। यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें का अवशोषण करके अपने तापक्रम को बढ़ा लेते हैं। यदि ओजोन मंडल ना होता तो धरातल का तापक्रम इतना अधिक हो जाता कि उस पर भोजन, जीवन व वनस्पति आदि का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता था। विज्ञान में तरक्की तथा नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओजोन मंडल का जो रिक्तीकरण हो रहा है, यही रिक्तीकरण वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाले वायुयान, सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट, जेट एन और SST जेट एयरक्राफ्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में एनकार्ड यानी कि ST जेट एयरक्राफ्ट, ब्रिटेन फ्रांस में निश्चित नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्प्रेस क्रेन, डिस्पेंसर, वातानुकूलित तथा प्राशीतक आदि में प्रयुक्त तथा निश्चित क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि द्वारा होता है। स्मरणीय कि सुपरसोनिक जेट 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्वनि गति से दुगनी रफ्तार से उड़ते हैं। इनमें निश्चित नाइट्रोजन ऑक्साइड से ओजोन गैस का ह्रास होता है। यदि 500 सुपरसोनिक जेट का जो दल प्रतिदिन उड़ान भरता है तो ओजोन में 12% तक ह्रास हो जाएगा, जिससे कि मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 1,20,000 लोगों चर्म कैंसर से ग्रसित हो जाएगा। वर्तमान समय में संसाधित सामग्रियों तथा प्रशीतक आदि में जो प्रयुक्त क्लोरीन और फ्लोरीन तथा कार्बन आदि संयुक्त रूप से समताप मंडल में उस ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर ओजोन मंडल रहता है जो सौरिक विकिरण पर पराबैंगनी किरणों को नष्ट करती है। और इस तरह स्पष्ट है कि आधुनिक उपकरणों के माध्यम से मनुष्य स्वयं अपने लिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न करता है। फिर ओजोन परत की जो सुरक्षा के उपाय हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। इसमें लिखना होगा आपको कि ओजोन परत के क्षय से उत्पन्न दुष्परिणामों की जो भयावहता से आतंकित मानव अब ओजोन परत की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। ओजोन परत का सुरक्षा का एकमात्र उपाय है वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को सीमित करना। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 16 सितंबर 1998 को ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कनाडा के लिए मॉन्ट्रियल नगर में विश्व के 40 देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसमें सन 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन की दर जो है वो 50% कम करने का निर्णय लिया गया है। इस समझौते पर भारत, चीन तथा ब्राज़ील को छोड़कर विश्व के 40 औद्योगिक रूप से विकसित देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत का इस संदर्भ में यह दलील था कि विश्व की कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन करने में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक संगठन के देश, जापान तथा पूर्व सोवियत संघ का योगदान क्रमशः 30, 29 और 11 तथा 8% का रहता है।
तथा भारत में विश्व के कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 1% से भी कम भाग वायुमंडल में छोड़ता है। अतः ओजोन स्तर की जो सुरक्षा का सर्वाधिक उत्तरदायित्व उन्हीं देशों को होना चाहिए जो वायुमंडल में सर्वाधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं। विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्रों को यह मानना है कि मॉन्ट्रियल समझौते पर तभी अमल करेंगे जबकि ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी विश्व के लिए विकसित राष्ट्र यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कोई विकल्प विकसित कर उन्हें उपलब्ध कराएं तथा इस हेतु उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करें। तो ये आपका 60वां क्वेश्चन रहा। तो इस तरीके से आपका सेक्शन भी मैंने आपको क्लियर किया। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब आपका सेक्शन सी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। 7वां का गंगा एक्शन प्लान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी गंगा एक्शन जो प्लान है उसके लिए आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर 8वां का खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। फिर 9वां का संविकास के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। 10वां का वायु प्रदूषण के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन आपका कि बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सेक्शन सी के ये क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत लॉन्ग होने के कारण नहीं बता सकता है इस तरीके से कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो इसको इसलिए ये इस तरीके से बता देते हैं कि आपको अलग से वीडियो बना के वहाँ पे बताएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको लिखने और पढ़ने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी करेंगे तो आपका पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक आपका रहेगा और आपको जो भी इसमें आपको डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मैं आपको जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर आपको थोड़ा नहीं समझ आया मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा और अच्छे से आपको बढ़िया से और अच्छे से मॉडल पेपर तैयार कर जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फंस जाए वही मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।